तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 10th मैथ्स का टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं इस टॉपिक में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हम पहले की वीडियो में कर चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो पार्ट जरूर देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं शुरू करने वाला हूं नए क्वेश्चन से, जो कि आगे पिछले पार्ट से हम आगे करने वाले हैं। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया है। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.2 का, और एनसीईआरटी से आपको ये देखना है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि कौन से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए यहाँ पे आपको 4 पेयर दिए हुए हैं क्वेश्चन में, आपको पेयर में चेक करके बताना है कि कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट। मैंने आपको पहले के पार्ट्स में ये क्लियर कर दिया है स्टूडेंट्स कि कंसिस्टेंट वो होता है जिसका कोई सॉल्यूशन आ जाए, चाहे एक हो चाहे एक से ज्यादा हो। लेकिन इनकंसिस्टेंट वो होता है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं आता है। सो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में आपको अच्छे से समझ लेना है। अब स्टूडेंट्स, यहां पर आगे भी क्वेश्चन है, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन ग्राफ से निकालिए। अब हम ग्राफ तो बहुत सारे बना चुके हैं स्टूडेंट्स, तो आपको अच्छे से मैंने प्रैक्टिस भी करा दी है। सो आपको मैं सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन का पहला पार्ट करके दिखाऊंगा जिसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में है। हालांकि मैं आपको यह भी बता दूंगा कि क्वेश्चन में जो लाइंस बनेंगी वो किस तरह की बनेंगी, क्या वो पैरेलल होंगी या वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी या वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, लेकिन ग्राफ आपको खुद ही बनाना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? आइए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यहां पर 2 इक्वेशन दी हुई है, इनको हमको देखना है। याद रखना स्टूडेंट्स, कभी भी इक्वेशन ऐसे दी होती है और आपको बोला जाता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट निकालने के लिए, तो इसको आपको लीनियर इक्वेशन की असली फॉर्म में लिखना होता है। कहने का मतलब असली फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि x और y तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लिखा है, लेकिन जो c लिखा हुआ है वो राइट साइड में लिखा है। अब इसको आप इस तरफ लेके आएंगे तभी उसके बाद a b c की वैल्यू निकालिएगा। सो यहां पर एक स्टेप मेरा बढ़ जाता है। तो यहां पे अगर मैं 5 को ले आता हूं तो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? -5 हो जाता है। और यहां पे अगर मैं 10 को ले आता हूं तो ये -10 हो जाता है। ठीक है, आप अगले अलग से ये स्टेप यहां पे लिखेंगे। मेरे पास जगह थोड़ी कम है क्योंकि और चीजें भी सॉल्व करनी है और मैं एक ही लाइन में आपको करके दिखा रहा हूं, इस वजह से मैंने इस स्टेप को एक ही में कर दिया। सो यहां पर राइट हैंड साइड में 0 आ चुका है और 5 जो है वो यहां आके -5 बन गया। अब स्टूडेंट्स चेक कैसे करते हैं? याद कीजिए, यहां पर हमको a1 की वैल्यू और a2 की वैल्यू लिखनी होती है पहले। तो a1 आपको 1 दिया हुआ है और a2 आपको 2 दिया हुआ है। उसके बाद b1 और b2 की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट्स, जो कि है 1 और 2 अगेन। और उसके अलावा c1 और c2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, जो कि है -5 अपॉन -10। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्या इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन आ रहा है? बिल्कुल देखने को मिल रहा है। देखिए a1 अपॉन b1 और a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर है ना? बिल्कुल बराबर है, 1/2 और 1/2। और क्या c1 अपॉन c2 भी बराबर हो सकता है? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस का साइन कट जाएगा और 5 और 10 को काट के मैं 1/2 लिख सकता हूं, तो इसका मतलब ये भी बराबर हो गया। और तीनों जब बराबर होते हैं स्टूडेंट्स तो किस तरह की लाइंस बनती है? वो बनती है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस। और यहां पर आपको वही सारी चीजें लिख देनी है जो हम पिछले पार्ट में जब टेबल किया था तो कर रहे थे। तो कोइंसिडेंट के कितने सॉल्यूशंस होते हैं स्टूडेंट्स? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो क्या ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट? जो बच्चे बोल रहे हैं कंसिस्टेंट होगा वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि चाहे एक सॉल्यूशन आए या एक से कहीं ज्यादा आए, वो कंसिस्टेंट ही रहता है। आई होप ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स। यही हम बाकी पार्ट्स में भी कर लेते हैं। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। यहां पर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की वैल्यू लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो a1 अपॉन a2 क्या है? देखिए 1/3, तो यहां पे लिख देते हैं 1/3। b1 अपॉन b2 क्या है? देखिए यहाँ पे -1 है और यह -3 है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं -1 और यहाँ पे -3 लिख देते हैं। थोड़ा सा c दूर कर देते हैं। ठीक है, तो 2 वैल्यूज पता लगी। तीसरे की वैल्यू क्या नजर आ रही है स्टूडेंट्स? देखिए 8 को यहां लाएंगे तो -8 हो जाएगा, है ना? और 16 को यहां लाएंगे तो -16 हो जाएगा। अब यहां पे आप मान लीजिए आप 8 डायरेक्ट लिख देते तो गलत हो जाता, मतलब उसके मार्क्स कट जाते अगर एग्जाम में आता क्वेश्चन। हालांकि आंसर हो सकता है सेम आए, यहां पे रिजल्ट जो है वो सेम आए, लेकिन आपके मार्क्स यहां पे कट जाएंगे। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इस फॉर्म में जरूर लिखिएगा।
आई होप ये चीज क्लियर है। चलिए अब कंपेयर करते हैं। यहां आप देखिए 1/3 लिखा है और यहां पर भी 1/3 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। देखिए नेगेटिव नेगेटिव साइन कट जाएगा तो 1/3 बचा। इसका मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 के। तो पहले दो बराबर हैं, लेकिन यहां पे अगर हम तीसरे को देखें तो यहां पर बराबर नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हो गया 1/2। सो पहले दो बराबर और तीसरा जो है वो जब बराबर नहीं होता तो कौन सी लाइंस बनती है स्टूडेंट्स? उसमें बनती है पैरेलल लाइंस। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, पैरेलल लाइंस। क्या पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कभी काटती हैं? नहीं काटती स्टूडेंट्स। तो यहां पे याद रखिएगा कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा इसका, और जब कोई सॉल्यूशन नहीं आता है तो हम उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे जल्दी जल्दी देखते हैं। यहां पर तो उन्होंने अच्छे से हमको पहले से ही लिख के दिया हुआ है सब कुछ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में, तो हमको बस वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे a1/a2, b1/b2 और c1/c2 लिख देता हूं, जो कि हो गया स्टूडेंट्स 2/4, b हो गया 1/2 और c हो गया -6/-4। अब यहां पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये और ये 1/2 अगेन, तो यहां पर 1/2 आ गया और यहां पर भी। अच्छा यहां पे -2 लिखेगा स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है इस बार। तो यहां माइनस है तो यहां पे -2 लिखेगा। और मैं आपको बता दूं कि 1/2 और 1/-2 सेम नहीं होता है, इसको सेम मत कीजिएगा, ठीक है। दोनों में फर्क होता है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, यहां पर तो पहले दोनों ही इक्वल नहीं रहे, तो इसका मतलब है आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं हमको। और ये जो लाइंस हो जाती हैं, ये तीसरे तरह की लाइन हो जाती है जिसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी होती हैं स्टूडेंट्स? जो एक पॉइंट पे काटती हैं एक दूसरे को, और जिस पॉइंट पे काटती हैं वही सॉल्यूशन होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट्स। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन आएगा इसका, ठीक है। अच्छा एक सॉल्यूशन तो आ गया ना, तो इसका मतलब ये कंसिस्टेंट हो गया, कंसिस्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। जिसका कंसिस्टेंट आ रहा है उसके ग्राफ्स आपको बनाने हैं, खुद ही बनाने हैं, आपको आंसर पता लग जाएंगे, ठीक है। अब देखिए चौथा भी कर लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 कर देते हैं। अब यहां पर a1 और a2 की वैल्यू क्या है? 2 और 4, 2 एंड 4 यहां पे आ गया है। b1/b2 की वैल्यू क्या नजर आ रही है? -2 और -4, ठीक है, लिख देते हैं -2 एंड -4। c1/c2 लेफ्ट हैंड साइड में ही दिया हुआ है, तो बिल्कुल सेम लिख देना है -2/-5, -2/-5, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहां पे अगर हम देखें तो 2 और 4 और यहां पर माइनस का साइन कट जाएगा, 2 और 4 बिल्कुल सेम है ना। तो पहले दो तो बिल्कुल सेम है, लेकिन यहां देखिए यहां पे 2 और 5 आ गया, तो इसका मतलब पहले दो सेम है और तीसरा सेम नहीं है। वो कौन सा केस होता है? वो ये वाला केस होता है स्टूडेंट्स जिसमें पैरेलल लाइंस आती है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम आपको यही आंसर जो है वो कॉपी कर देना यहाँ पे। तो पैरेलल लाइंस में हमेशा पहले दो रेशो सेम होते हैं और तीसरी रेशो जो होती है वो अलग होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है। सो यहां पर आप देख सकते हैं दो कंसिस्टेंट आए हैं और दो इनकंसिस्टेंट आए हैं। तो जो इनकंसिस्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स उसका आंसर नहीं आता है, तो आप यहां पे इसके ग्राफ मत बनाइएगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया। हाँ, अगर आप प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी करना चाहते हैं तो आप इसके भी ग्राफ बना लीजिए, इससे आपको पता लगेगा कि पैरेलल अगर यहां पे आया है तो क्या ग्राफ में भी पैरेलल आ रहा है। तो अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल रहेगा आपके लिए। सो स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its breadth is 36 meters. Find the dimension of the garden. स्टूडेंट्स इसको ध्यान से समझिए। यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक रेक्टेंगुलर गार्डन के बारे में, और यहां पे ये भी बताया है, एक डायग्राम चलिए बनाते हैं पहले तो यहां पर आपको पता है लेंथ होता है और यहां पे ब्रेथ होता है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्या दिया है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ। तो यहां पर पहले तो हमको सबसे पहले ये वाली लाइन लिखनी है, ये वाली जो लाइन है इसको नोट करना है और यहां से क्वेश्चन को शुरू करना है। अब स्टूडेंट्स यहां इससे मैं क्यों शुरू कर रहा हूं इसकी वजह देता हूं, क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ में एक रिलेशनशिप दी हुई है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है ना। तो इसका मतलब यहां पे मैं कुछ लेट कर सकता हूं अपनी तरफ से। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स अगर मैं लेंथ को x लेट कर लेता हूं और ब्रेथ को y लेट कर लेता हूं, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ को y लेट कर लेता हूं, तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए
एक बार लिख भी देता हूं मैं, लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x meters and breadth of the rectangle B y meters. So students, लेंथ और ब्रेथ हमने मान लिए। अब यहां पर इस लाइन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो लेंथ और ब्रेथ दोनों को एक तरफ रखता हूं मैं, अलग अलग LHS में लेंथ को रखा है और y जो कि ब्रेथ है उसको मैंने RHS में लिख दिया है। अब स्टूडेंट्स, इक्वेशन का एक रूल होता है, क्योंकि इक्वल टू को मैथ्स का तराजू बोला जाता है, और तराजू कब माना जाता है किसी चीज को? जब उसके पलड़े बराबर हो, दोनों साइड्स जो है वो बराबर होंगी, तभी उसको तराजू बोलेंगे स्टूडेंट्स। लेकिन यहां आप देख सकते हैं जो लेंथ है वो बड़ी है और जो ब्रेथ है वो छोटी है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है लेंथ जो है वो 4 मीटर बड़ी है। अब स्टूडेंट्स, 4 मीटर बड़े होने की वजह से ये जो पलड़ा है ये नीचे की तरफ जा रहा है। अब मुझे तराजू को बराबर करना है तो मैं क्या करूं? या तो यहां से मैं माइनस कर देता हूं या यहां मैं प्लस कर देता हूं, है ना। तो दोनों तरह से बराबर हो जाएगा। तो फिलहाल स्टूडेंट्स मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे प्लस कर देता हूं, जिसकी वजह से दोनों पलड़े बराबर हो जाएंगे। आई होप ये चीज क्लियर है। अब स्टूडेंट्स, इसको अगर आप चाहें तो अब लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। y को मैं यहां पे लिख देता हूं और यहां पे 4 आ गया, y माइनस में आएगा क्योंकि यहां पे प्लस था। तो क्या ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं बन गई? बिल्कुल बन गई। तो पहली इक्वेशन हमको मिल चुकी है। इतना आसान है इक्वेशन निकालना। उसके बाद अब दूसरी इक्वेशन भी चाहिए होगी, क्योंकि हमको आंसर निकालना है, तो आंसर तो 2 लाइन से आएगा। अब दूसरी इक्वेशन कहां से मिलेगी स्टूडेंट्स? देखिए यहां से, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। अब इंग्लिश को ध्यान से समझिएगा, यहां पे एक लाइन आपको दे दी है, उसके बाद कॉमा लगा हुआ है। कॉमा लगने का मतलब है कि अगली लाइन अलग टॉपिक पे है, पिछले टॉपिक पे नहीं है। और उसके बाद देखिए दोबारा से कॉमा लगा हुआ है, इसका मतलब जो पहली लाइन थी वो यहां पे दोबारा कंटिन्यू हो रही है। तो स्टूडेंट्स, यहां पे देखा जाए तो पेरीमीटर का जो हाफ है, मतलब जितना भी पेरीमीटर है उसका अगर आप हाफ कर देंगे तो 36 मीटर आएगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब स्टूडेंट्स, यहां पर इसकी इक्वेशन कैसे बन जाएगी? देखिए यहां पर आपको दिया हुआ है पेरीमीटर का अगर आप हाफ कर देते हैं, हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज इक्वल टू 36। क्या ये बात सही है? बिल्कुल। अब स्टूडेंट्स, यहां पे पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? वो होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर का फॉर्मूला यही होता है। अब स्टूडेंट्स, यहां पे आप देख सकते हैं, इसको अगर आप सॉल्व करें तो 2 और 2 कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, और यहां पे बचेगा l प्लस बी इज इक्वल टू 36। और l क्या था स्टूडेंट्स? देखिए l मैंने माना था x को, तो l की जगह मैं x लगा देता हूं, और b मैंने माना था y को, तो b की जगह मैं y लगा देता हूं। ये 36 हो गया, और यहां पे मुझे मिल जाती है मेरी दूसरी इक्वेशन। तो 2 इक्वेशन मेरी मिल गई हैं। अब 2 इक्वेशन से ग्राफ कैसे बनाना है, आंसर कैसे निकालना है, वो सब तो आपको पता ही है, आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है पहले की वीडियोस में। सो इसका भी आप ग्राफ बनाएंगे और इसका आंसर जो भी आएगा स्टूडेंट्स मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि आंसर क्या आएगा। एक बार दोबारा याद दिला देता हूँ, एक रफ डायग्राम बना देता हूँ। मान लेते हैं कि ये जो 2 लाइनें हैं वो कुछ इस तरह से इस वाले पॉइंट पे कट रही है। तो आपको ये वाला पॉइंट पहले नोट करना है, उसके बाद आपको ये देखना है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं। कोऑर्डिनेट मतलब x, y। तो पॉइंट जैसे लगाया जाता है, तो अगर मैं कहीं भी पॉइंट लेता हूं तो इसमें x, y की वैल्यू जरूर होगी। तो फिलहाल मान लेते हैं कि x एक्सिस पे इसका जो पॉइंट आ रहा है वो 3 आ रहा है, और y एक्सिस पे इसका पॉइंट आ रहा है 2। तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? x, y, जो कि हो गया 3, 2। सो x की वैल्यू क्या मानी थी आपने? जो कि लेंथ था, है ना। x लेंथ को माना था, इसका मतलब लेंथ आ गई 3 और ब्रेथ आ गई 2। इस तरह से आपको आंसर निकालना है, और अपने आंसर आपको बुक्स में चेक कर लेने हैं। सो स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने 5th क्वेश्चन तक अभी इस पार्ट में आपको करा दिया है। आई होप आपको इतना समझ आया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं।